दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नवोदय पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में, कितने समय का होता है एग्ज़ाम उसके बारे में, और क्या होती है इसकी कट ऑफ, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल से आज इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी ज़रूर देखें। उसमें हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सब कुछ, एडमिशन कैसे होता है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक सब कुछ डिस्कस किया था। तो आप उसको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सब कुछ मालूम चलेगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप 2021 की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या फिर आपके नज़र में कोई ऐसा है जो इस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहता है और इसमें एडमिशन पाना चाहता है, तो आप इस यूट्यूब चैनल क्रैक नवोदय पर विश्वास एवं भरोसा कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में आपको तमाम वीडियो इससे जुड़े हुए, इसकी तैयारी से जुड़े हुए टॉपिक वाइज आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर जाके आप लाइन वाइज इस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब कुछ फ्री होगा। तो कृपया दोस्तों, अगर आप 2021 में एक सीट अपने लिए चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो क्रैक नवोदय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ टेस्ट के बारे में कि आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, यानी कि 1.25 नंबर का होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें आप देखें कि 2 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इस एग्ज़ाम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इस एग्ज़ाम का होता है। और जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी के होते हैं उनको 30 मिनट जो होता है वो एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये जान गए कि 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको एक OMR सीट दिया जाता है जिसको कि आपको फिल करना होता है। कैसे फिल करना होता है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं और जो सही उत्तर होता है उसको आपको इस तरीके से गोला करना होता है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस, आपके अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर जो 5th स्टैंडर्ड के ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको OMR सीट की प्रैक्टिस होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम के पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले इसी में आपको आपने बताया था कि इसमें 40 जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग के आते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ सेक्शन से होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होता है लैंग्वेज होता है, जो आप चूज करेंगे हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है, तो उससे 20 नंबर पैसेज दिए जाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हुआ पूरा एग्जाम पैटर्न, जिसमें 40 रीजनिंग, 20 मैथ और 20 हिंदी होता है। अब हम बात करेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए एक 4 क्वेश्चन, 10 पार्ट होते हैं रीजनिंग में और 10 तरीके से 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी टाइप से 4-4 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं इस रीजनिंग के सेक्शन में। और देखिए दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच, यानी 10 पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन प्रत्येक भाग से पूछे जाते हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं पहला भाग किस तरीके से रीजनिंग का होता है। तो इस तरीके से पहला जो है वो ऑड मैन आउट, मतलब इसमें वर्गीकरण करना होता है। इस क्वेश्चन में जो होता है कि इन चारों क्वेश्चन में से कोई 3 में किसी न किसी प्रकार से सिमिलरिटी होती है, कोई ना कोई समानता होती है, जबकि एक जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। तो हमको उस भिन्न जो आकृति है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि दोस्तों आप ये चारों फिगर आप देख रहे होंगे, इसमें से आपको अगर मैं पूछूं कि कौन सा भिन्न है, तो कृपया आप इस पे सोचेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आखिर कौन सा इसमें से भिन्न है। तो हम देख रहे हैं थोड़ा सोचने के बाद कि इसमें से भिन्न क्या है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो लाइन है इसी को ए भी क्रॉस कर रहा है। ये जो लाइन जो यहाँ पे आर्क सेमी सर्किल बना है छोटा सा, उसी को ए भी क्रॉस कर रहा है। और इस आकृति में भी ये जो क्रॉस किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, ये जो लाइन आ रहा है जो यहाँ पे एक आर्क बना रहा है उसी को क्रॉस किया जा रहा है। लेकिन आप ऑप्शन ए में देखेंगे कि ये जो लाइन है वो वर्ग जो है, जो स्क्वायर है उसके साइड को क्रॉस कर रही है। तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है वो बाकी तीनों से क्या है, भिन्न है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से
ऑड मैन आउट, यानी कि 4 आकृति में से एक भिन्न जो है वो हमें ज्ञात करना होता है। उसके बाद हम आगे देखें, ये दूसरे टाइप का है। इसमें देखिए ये फिगर मैचिंग है, ये सबसे आसान होता है रीजनिंग सेक्शन में, 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें ये होता है कि सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रॉब्लम फिगर, यानी कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है, ये जो क्वेश्चन है, इसी के हूबहू एकदम सटीक जो भी आकृति है वो हमें पहचानना होता है। तो बच्चे इसको आसानी से पहचान लेते हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो आकृति है इसके ठीक समान कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर ही दोनों दोनों निकला हुआ है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आकृति है, यहाँ पे 2 आकृति है। ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं कि हूबहू इससे जो है वो मिल रहा है, हूबहू इससे मिल रहा है। ऊपर 2 लाइन इस तरह गए हैं, उसके बाद बीच में जो ए लाइन गया है फिर इधर भी गया है, और नीचे आप देखेंगे कि एक लाइन जुड़ा हुआ है बाएं साइड में, वो भी नीचे यहाँ पे एक लाइन जो है वो बाएं साइड में जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से ऑप्शन आप डी देखेंगे तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जो बीच वाला लाइन है वो सीधा लाइन है, जबकि इसमें कोई भी लाइन जो है जुड़ा हुआ वो सीधा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली हम लोग देख रहे हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। तो इस तरीके से ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें फिगर मैचिंग किया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो है पैटर्न कंप्लीटिशन, यानी इसमें जो है एक पैटर्न पूरा करना होता है, एक पैटर्न दिया गया होता है। और जैसे कि इसमें आप देखिए ए आकृति है, समस्या आकृति, इसमें ए 3 पार्ट इसके जो है वो भरे हुए हैं। अब आपको हमें देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न इन द प्रॉब्लम फिगर। इसमें आपको ऐसा आकृति इन चारों में से सिलेक्ट करना है जो जाके यहाँ पे सेट करेगा, यहाँ पे जाके सेट करेगा। तो हमें देखना है कि ये जो तीनों 1 2 3 ये जो पैटर्न है उसी पैटर्न को पूरा करते हुए हमको यहाँ चौथा पार्ट भी इसका फिल करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा पार्ट है। तो दोस्तों हम लोग सोचेंगे इसके लिए, क्लियरली हम लोग देखेंगे कि डी पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि आप देखिए पूरी तरीके से अलग है। उसी तरीके से आप सी भी देखें तो इसमें देखिए एक नीचे से इस तरह लाइन जा रहा है, उसको 2 लाइन काट रहा है। तो सी में तो एक ही लाइन में सटा हुआ है, यहाँ तक तो आ ही नहीं रहा है, तो सी भी नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर बी देखें तो बी में देखिए ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है जबकि ये लाइन यहाँ तक आना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है हमारा, ए जो है वो किस तरीके से हूबहू जाके यहाँ पे सेम टू सेम इस तरीके से यहाँ जाके मिलेगा। इसका 2 लाइन है और बीच में से इस तरह लाइन इसको क्रॉस कर रहा है। तो हमारा आप देखेंगे कि पैटर्न ए जो है वो हूबहू जाके यहाँ पे इसको मिलेगा। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसमें एक आकृति दी गई होती है जिसके 3 पार्ट जो है वो भरे हुए होते हैं, और उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हमें दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है कि चौथा कौन सा आकृति होगा जो जाके इसमें सेट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें बनाना होता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें है फिगर सीरीज कॉम्पिटिशन, यानी कि इसमें देखिए 3, इसमें एक सीरीज दिया होता है फिगर का 1 2 3। तो इस तरीके से हमको देखना होता है कि इसी सीरीज को पूरा करते हुए चौथा फिगर कौन सा होगा, और इन चारों में से हमें उसको सेलेक्ट करना होता है। तो आइए देखते हैं इसका चौथा फिगर कौन सा होगा। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि एक लाइन है, उसको इस तरीके से क्रॉस किया है। फिर दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है कि एक लाइन में एक लाइन और नीचे साइड से जुड़ जा रहा है, और क्रॉस जहाँ का जहाँ है वहाँ पे एक उसके नीचे एक गोला आ जा रहा है। ठीक उसी तरीके से तीसरे आकृति में हम देखेंगे, तीसरे में कि एक लाइन फिर से जुड़ जाता है और फिर क्रॉस यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि आप देखें कि पहली बार एक क्रॉस आ रहा है, फिर एक जीरो आ रहा है, फिर एक क्रॉस आ रहा है। तो चौथे आकृति में क्या होगा कि ये लाइन जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा, और फिर क्रॉस आया है तो फिर क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये आकृति है वो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे जीरो। तो हम देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा आकृति इसके तरीके से है। वीडियो को थोड़ा हम दोस्तों तेज़ी में दिखा रहे हैं, अगर आपको कुछ समझना हो तो वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और फिर इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो देखेंगे कि ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन सी जो है वो सेम टू सेम इस तरीके से बन रहा है जो यहाँ पे जाके सेट करने लायक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये फिगर पूरा करने वाला, फिगर सीरीज पूरा करने वाला वीडियो क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। इसके भी 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम 5वें प्रकार की क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। 5वां प्रकार होता है एनालॉजी का। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 2 सेट्स ऑफ प्रॉब्लम दिए गए होते हैं, और उसमें से आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है
इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि 1, 2, 3 आकृति इसमें भी दी गई होती है, लेकिन इसमें ये ध्यान लगाना होता है, इसमें ये कहता है कि सिमिलर रिलेशनशिप्स आपको पता करना होता है जो पहले दो प्रॉब्लम फिगर में होता है, यानी कि पहले फिगर का जो संबंध सेकंड फिगर से है, पहले फिगर का जो संबंध सेकंड फिगर से है उसी तरीके का संबंध हमको तीसरे फिगर से चौथे फिगर में खोजना होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है तो वही संबंध तीसरे से चौथा में से हमें ये खोजना होता है बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम फिगर्स। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक, और दूसरे भाग में जो ट्रायंगल आ रहा है वो वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ पलट जा रहा है, और ये आकृति जो ट्रायंगल पहले सीधा था अब उस आकृति ट्रायंगल जो है वो उल्टा हो जा रहा है। जो इस ट्रायंगल में ऊपर का पार्ट भरा हुआ था अब इस ट्रायंगल में नीचे का पार्ट भरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इसको बस ऊपर से नीचे की तरफ पलट दे रहा है। तो वही संबंध हमको ऑप्शन 3 और 4 में भी ज्ञात करना है। इसमें आप एक देख रहे हैं कि एक पंचभुज है, पेंटागन है, ये भी ऊपर से भरा हुआ है यहाँ पे। अब हमको सेम टू सेम ऐसा कौन सा फिगर होगा जो इसको हम पलटेंगे नीचे की तरफ तो वो कैसा होगा ये हमको सोचना है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो बेस पार्ट है काफ़ी छोटा है और इसमें बेस जो है वो डार्क किया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, इसका टॉप डार्क किया होना चाहिए। ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं क्योंकि एकदम ये सीधा है और इसका भी बेस पार्ट रंगा हुआ है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो कहीं ना तो पलटा है और ना ही इसमें कोई डार्क किया गया है, ना कोई फिल किया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या होगा, इसका ऑप्शन ए ही बच जा रहा है, जिसको में पेंटागन जो है पंचभुज है जो नीचे की तरफ पलटा हुआ है, और जो इसका टॉप पार्ट है यानी नीचे का पार्ट है इस आकृति में वो भरा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक पैटर्न होता है और आपको सीरीज पूरा करना होता है आकृति के द्वारा। अब हम देखेंगे कि ये छठा पार्ट जो है ज्योमेट्रिकल फिगर पूरा करना है। इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल आ सकते हैं, स्क्वायर आ सकते हैं, सर्किल आ सकते हैं। इसमें दोस्तों ये होता है कि ये जो पार्ट आपका दिया होता है क्वेश्चन का, तो हमें फाइंड आउट द फिगर दैट कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर, हमें इन चारों में से ऐसा फिगर चूज करना होता है जो हूबहू जाके इसमें जो है इसके जो कट हैं उसके अनुसार जाके सेट कर जाए। तो वैसा क्वेश्चन, वैसा हमको आंसर में से इन चारों में से खोजना होता है जो जाके यहाँ पे क्या करे, सेट कर जाए। तो इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अब हमें इसकी पूरी कटिंग मिलानी होती है, इसमें एकदम गहराई से इसको देखना होता है कि आखिर कौन सा पार्ट जो है वो जाके फिल करेगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि आखिर कौन सा ऐसा पार्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन 4 ऑप्शन है, देखिए तो इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो जाके फिल करेगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि ये जो बेस है इसका एकदम छोटा है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी बेस एकदम छोटा है। ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए ये जो इसका पार्ट है एकदम नीचे है और यहाँ पे इसका फिर ये जाके यहाँ पे सेट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे ए आ जाएगा, ये जो नीचे का बेस है ये इसको रोक देगा तो उसमें जाके सेट नहीं हो पाएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है हम इस जाके इसमें सेट करेगा। दोस्तों इसको प्रैक्टिस करना होता है। हम आपको आगे जो वीडियो आप इसके प्लेलिस्ट में देखेंगे रीजनिंग का, तो उसमें हम आपको इसको कैसे हल करना है उसका हम डिटेल से बताएंगे, कैसे आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। और एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इस क्वेश्चन पे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। अभी आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल दिखेगा और इसमें काफ़ी नज़दीकी दिमाग लगाना होता है, काफ़ी करीब से सोचना होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसको हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि इसी में देखिए कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ए लाइन जो है यहाँ पे है और इसमें डी में नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये सोचना होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये हो गया पार्ट 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7वें पार्ट पर देखते हैं। 7वें पार्ट में होता है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग के बारे में, तो दोस्तों मिरर इमेजिंग में क्या करना होता है कि इसमें आपको एक देखिए कि इसमें आपको एक समस्या आकृति यहाँ प्रॉब्लम आकृति दी गई है और इसमें एक आता है कि आपके इस आकृति के बगल में यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है। तो अब वो शीशा में इस आकृति का कैसे आकृति बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो हमको गेस करना होता है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हम शीशा के सामने खड़े हों, किसी भी शीशे के सामने खड़े हों, तो हमारा जो बायां हाथ है वो शीशे में दाहिने साइड दिखता है और हमारा जो दाहिना हाथ है वो शीशे में बाएं साइड दिखता है। तो उसी तरीके से हमें दिमाग लगाना है कि जिस तरीके से शीशे में जो है वो लेटरल हमारा
चेंज होता है उस तरीके से हमको दिमाग लगाते हुए इसमें और आंसर देना होता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें TBAT यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बगल में दाहिने साइड में एक शीशा दिया हुआ है। तो जब ये जाएगा तो सबसे लास्ट वाला जो टी है वो सबसे पहले आएगा, इसका जो उसके बाद इसमें 3 नंबर पे है वो इसमें दूसरे नंबर पर आएगा। फिर तो इस तरीके से, और बी देखिए, बी जो है इस तरीके से है, तो जब शीशे में जाएगा तो ये चेंज करके जो है इस तरीके से दिखेगा। उसी तरीके से टी जो है, तो टी तो इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि टी चेंज भी करेगा अगर इस तरीके से तो इसी तरीके से रहेगा। उसी तरीके से ए है, ए भी अगर आप चेंज होगा, लेटरल इसका चेंज होगा तो ए सेम टू सेम इसी तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं अगर एम होता तो एम भी चेंज करता, तो उस तरीके से हमको सोचना होता कि कैसे एम जो है इधर बदलता तो कैसे होता। तो उस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस करनी होती है। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन जो बी है, इसमें बी जो है जब ये चेंज करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हमको हमारा जो आकृति बनेगा वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले टी, उसके बाद ए, उसके बाद बी इस तरीके से पलटा हुआ दिखेगा और फिर टी आएगा। तो इस तरीके का आकृति हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हम देखेंगे कि सेम टू सेम इसी तरीके से जो हम लोग सोच रहे हैं उस तरीके से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हम इसका भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे जो शीशा रखा जाता है, इसमें शीशा मान लीजिए नीचे साइड भी रख सकता है क्वेश्चन में, तो वो कैसे चेंज करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम लोग इसके अगले पार्ट की बात करेंगे, पंच्ड होल्ड पैटर्न। इसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग, इसमें दोस्तों एक काफ़ी टफ लगता है शुरू शुरू में, तो इसके लिए प्रैक्टिस रेगुलर ज़रूरी होती है। इसमें दोस्तों एक कागज़ का टुकड़ा दिया होता है, उसको मोड़ के 1/4 या फिर जैसे भी है वो एरो के माध्यम से वो दिखाता है। और उसके बाद जो सबसे छोटा पार्ट आ जाता है कागज़ का, तो उसमें वो कटिंग करता है, या तो होल कर देगा या कि कोई डिजाइन काट देगा या कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद बोलेगा कि जब हम कागज़ को खोलेंगे तो फिर जब कागज़ अपने पूरे रूप में आएगा तो फिर वो कैसे दिखेगा। तो उस तरीके से हमें सोचना होता है। इसका शुरू में हम लोग कागज़ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक छोटा सा कागज़ स्क्वायर साइज में काट के, और जिस तरीके से क्वेश्चन में बताया होता है उस तरीके से हम लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में कागज़ लेके जाना अलाउ नहीं करेगा, लेकिन हम लोग घर बैठे इसका पहले शुरू में प्रैक्टिस करना होता है, और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन भी हमें आसान लगने लगेगा। इसको भी हम जो वीडियो बनाएंगे अपना रीजनिंग में, जो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और इसको भी पूरी बखूबी से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये कागज़ का एक स्क्वायर साइज टुकड़ा है, इसको सबसे पहले ऊपर साइड से पलटा है, मतलब वर्टिकल पलटा है, तो ये फिर आधा हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या किया है, इस तरीके से पलटा है तो आधा हो गया। उसके बाद इसको फिर हाफ कर दिया है, और इसको हॉरिजेंटल हाफ किया है, और ये फिर जब एकदम छोटा हो गया है और उसके बाद इसमें आप देखेंगे इसके कि ये क्या किया है कि यहाँ पे एक डिजाइन काट दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदा कर दिया है। तो अब हम जब इसको खोलेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बिंदा जो यहाँ पे है इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और ये कटिंग जो है यहाँ पे भी इस पार्ट में भी कट होगा, ठीक। तो ये इसका 1/4 भाग होगा। अब इसको हम जब इधर से खोलेंगे दाहिने साइड से, तो यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक इस तरीके से आकृति आपको बनता हुआ दिखेगा, वर्ग, एक छोटा सा वर्ग बनता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे, और उसके ऊपर बिंदी और उसके नीचे बिंदी, इस तरीके से एक पार्ट में बनेगा, और यही पार्ट जो है वो चारों पार्ट में इसका बनेगा। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन इसका, दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसका ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, उसके ऊपर भी बिंदा, उसके नीचे भी बिंदा, और इसी तरीके से चारों पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी बी सी डी आप नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब में गोला बना रहा है। इसमें देखिए, इसमें इसके किनारे पर बिंदा नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल बना रहा है, लेकिन इसके किनारे बिंदु भी नहीं है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये 8वां टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 9वें टाइप का। इसमें देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये आपको आकृति दी गई होती है, और इसमें से आपको ये पूछता है कि इस आकृति, ये जो 3 पार्ट में आकृति है, 1 2 3 काटा हुआ है, ये आकृति इन चारों में से किस में छिपी हुई है। मतलब इस तीनों का उपयोग करके इन चारों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी आकृति है। एक तो ए है,
ठीक। फिर ऐसा ही एक और है, तो देखेंगे दोस्तों इस तरीके से है, और एक ट्रायंगल है। तो इन तीनों का उपयोग करके कौन सी आकृति बन सकती है, तो हम देखेंगे इसमें कि ऑप्शन जो डी है वो इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक ए हुआ, एक ए हुआ और एक ट्रायंगल हुआ, तो ऑप्शन डी जो है इन तीनों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें का ऑप्शन सही होगा। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आखिरी प्रकार का रीजनिंग में, 10वें प्रकार की क्वेश्चन है इम्बेडेड फिगर। इसमें से दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक आकृति दी गई हुई होती है और इसमें से पूछता है कि इन चारों में वो आकृति किस में जो है वो छिपी हुई है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखे, ये आकृति दी गई है, ठीक, ये आकृति दी गई है और इसको पूछा गया है इन चारों में से किस में वो आकृति छिपी हुई है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में भी देखिए एक लाइन है, लेकिन वो लाइन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी हो सकता है कि नहीं। तो ऑप्शन बी में देखें कि ए एक लाइन है, इसके नीचे से भी एक लाइन है और इसके बीच से भी एक लाइन है, यानी कि ऑप्शन बी में ये आकृति जो है वो छिपी हुई है। उसी तरीके से हम सी में देखेंगे देखेंगे तो सी में भी ऐसी कोई आकृति नहीं दिख रही है, ऑप्शन डी में भी ऐसी कोई आकृति नहीं दिख रही है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमें कहेंगे कि ऑप्शन बी में जो है ये आकृति जो है वो छिपी हुई है। तो इस तरीके से ये 10 टाइप के रीजनिंग हुए दोस्तों, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और सभी से 4-4 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि आखिर मैथ सेक्शन से जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस पार्ट से आते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम देखें यहाँ पे कि अर्थमेटिक टेस्ट में क्या क्या आता है। तो नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और भाग, इन चारों का उपयोग करते हुए क्वेश्चन होल नंबर पे आते हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी भिन्न और उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से दशमलव प्रणाली पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मॉनिट, तो इस तरीके इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति कितने दिन में काम करता है तो 2 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, या फिर एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है तो ट्रेन कितने देर में पार करेगी। तो इस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन आती है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक सब क्वेश्चन होते हैं कि हाँ इस मूल्य पर इतना लाभ इतना हानि लिया गया तो इतने मूल्य ज्ञात कीजिए, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज से क्वेश्चन आते हैं और पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा है, इसमें एक बोल रहा है नोट में कि जो बच्चे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स इन्वॉल्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों से बच्चों से जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो देश का टॉप का विद्यालय है और इसमें मेधावी बच्चों का ही चयन किया जाता है। तो इसके लिए कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया टोटल मैथ का सेक्शन, और रीजनिंग का सेक्शन भी आप हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर हिंदी और इंग्लिश जो पैसेज आता है लैंग्वेज सेक्शन में, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि देखिए सेक्शन 3 जो होता है इसका लैंग्वेज टेस्ट होता है। इसमें आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखे होंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक पैसेज दिया होता है दोस्तों, और पैसेज से संबंधित आपको उसको पढ़ना होता है पैसेज को, और फिर उससे संबंधित 4 पैसेज दिए होते हैं। प्रत्येक पैसेज से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इस एक तो पैसेज के अंदर क्या कहानी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे पर्यायवाची भी पूछ लिया जाता है, उसका विलोम भी पूछ लिया जाता है, मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन भी। यानी हिंदी ग्रामर भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए हैं उसका ग्रामर सेक्शन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन को जो है वो हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लैंग्वेज टेस्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये कंपटीशन है और इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने होते हैं। इसमें आपको केवल 80-90% नंबर नहीं लाने होते हैं, बल्कि आपको पास करने होते हैं।
कंपटीशन और बच्चों के मुकाबले आपको ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। तो इस तरीके से हमने एक पूरा का पूरा वीडियो देखा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर राय दें। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 की तैयारी के लिए इच्छुक है तो एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, और इसके प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियो देख सकते हैं और आगे भी एग्ज़ाम तक हम लोग अपडेट रहेंगे और आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस एक सीट अपने लिए ज़रूर हासिल करें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।